अफसर बनना चाहते हो तो कहीं और क्यों जाना। गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप IAS विद हरिमोहन डाउनलोड करो और तैयारी शुरू करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जब जब हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के बारे में सबसे पहले पैसा, स्काई स्क्रैपर्स, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जिन्हें कहते हैं, और अल्टीमेट लेवल पर एक अलग ही इंप्रेशन एक आम आदमी के दिमाग में क्रिएट होता है। ऐसे में फिर उसके बाद जब जैसे ही उस मुगालते से या उस खुश फहमी से निकलते हैं कि इतना बढ़िया और इतना अमीर देश है, उसके बाद अगला टॉपिक जो अमेरिका के बारे में आता है, अमेरिका की दादागिरी को देखने के लिए आता है कि अमेरिका की जो दादागिरी है वो दुनिया के हर देश के अंदर है या पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। और ऐसे में अमेरिका के दुश्मन जो हैं वो सबसे पहले सामने आते हैं, और जैसे ही उन दुश्मनों का नाम आता है उसमें 2-3 देश जो हैं वो सबसे पहले और सबसे आगे आते हुए दिखाई देंगे। और उसमें सबसे पहला देश जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ईरान है, और दूसरा जो है वो नॉर्थ कोरिया है। तीसरा आजकल चाइना आ गया, लेकिन चाइना को छोड़ दिया जाए तो पिछले 20 साल के अंदर आपको कोई बहुत बड़ा देश चाइना का दुश्मन नज़र नहीं आया होगा, ईरान और सऊदी अरेबिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को छोड़कर। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, ईरान के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या शुरू से ईरान इतना ही ताकतवर रहा है? क्या शुरू से ईरान जो है वो इतना ही ज़बरदस्त लेवल पर स्ट्रॉन्ग रहा है जो आज के दिन अमेरिका के लिए एक नासूर बना हुआ है, सऊदी अरेबिया के लिए नासूर बना हुआ है, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है कि कुछ कहने की हद नहीं, और हर कोई परेशान है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ईरान नाम का एक मॉन्स्टर जो है पूरे अरब वर्ल्ड को निगल जाएगा। और इस ईरान ने इतना ज़्यादा दबाव क्रिएट कर दिया अरब वर्ल्ड के सामने कि अरब वर्ल्ड को अपने 2 दुश्मनों में से जब चुनना था तो उन्होंने इजराइल के साथ जाना अच्छा समझा कंपैरेटिवली ईरान के। तो सवाल ये है कि क्या ईरान इतने ही टाइम से या शुरू से ईरान इतना ज़्यादा ताकतवर है? क्या ईरान शुरू से इतना ज़्यादा पावरफुल रहा है कि किसी के काबू में ही ना आए? तो रियलिटी ये है, नहीं। असलियत में ईरान को ताकतवर बनने का मौका अमेरिका ने दिया, ईरान को ताकतवर बनाया ही अमेरिका ने, और सिचुएशंस इस तरीके से खड़ी कर दी कि असलियत में ईरान को मजबूर कर दिया गया कि अमेरिका के द्वारा मजबूर कर दिया गया ईरान को कि आप ताकतवर बनिए और चैलेंज कीजिए। शायद इसी के अंदर और इसके पीछे इनकी डिप्लोमेसी। तो इसमें आप कहेंगे कि मैं अमेरिका की बुराई कर रहा हूं, तो हाँ, मैं कर रहा हूं। और उसके पीछे रीज़न यही है सबसे बड़ा कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का मामला जो है या फंडामेंटल्स जो हैं वो मामले में वो लगभग दुनिया में सबसे ख़राब हैं। जैसे दुनिया के दूसरे देशों की फॉरेन पॉलिसी चलती है, उसकी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, कंट्री की जो डोमेस्टिक नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग। इसकी फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक नीड से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट या डोमिनेटिंग सिचुएशन में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी चलती है कैपिटलिस्टों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कि अमेरिका की जो पैसे वाली कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन हैं, जो गिने चुने कुछ 100 हैं, उन लगभग 50-100 फैमिली वाले जो फैमिली बिजनेस या इंडिविजुअल बिजनेस हाउसेस जो हैं वो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं। और यही रीज़न है अमेरिका असलियत में जानबूझकर ऐसे ऐसे दलदल में फंस जाता है, इस वजह से ऐसे ऐसे दलदल में फंस जाता है कि वहाँ से निकलना अमेरिका के लिए खुद ही एक सरदर्द बन जाता है। और मज़े की बात यह है, अमेरिका जब एक एक मामले को ख़त्म करने के लिए लड़ाई करता है, जब वो लड़ाई ख़त्म करता है तो उसी कारण, जिस कारण से लड़ाई ख़त्म करता है, उसी कारण से दूसरी लड़ाई में उलझ जाता है। फिर उस दूसरी लड़ाई से वो तीसरी लड़ाई में उलझता है, फिर चौथी लड़ाई में उलझता है, और कॉन्टिन्यूसली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखेंगे कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अमेरिका सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कर रहा है, युद्ध कर रहा है। 10 साल अभी तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अब तक सिर्फ 10 साल ऐसे गए हैं जब अमेरिका ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी थी। यानी 1990 से जब सोवियत यूनियन डिक्लाइन हुआ या डिसइंटीग्रेट हुआ, तब से लेकर 9/11 तक, जब 2000 के अंदर इसकी बिल्डिंग्स गिरी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ, उस बीच में अमेरिका ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन उसके बाद फिर पूरे 20 साल से अमेरिका सिर्फ और सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है, और पूरे के पूरे एरिया, खासकर मिडिल ईस्ट को इतना बुरी तरीके से डिस्टर्ब किया। लड़ाई कहीं लड़नी थी, जाकर कहीं लड़ रहा था। नतीजा ये हुआ, डिस्टर्ब इतना किया कि आज के दिन वहाँ पर पहले तो एक ISIS नाम का बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट हुआ, और उसके बाद आज के दिन ईरान उससे बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट हो रहा है। लेकिन फ़ायदे में अभी भी अमेरिका ही है। तो किस तरीके से उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि असलियत में मामला क्या है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो पूरी स्टोरी जो है इंडिया के
एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंदर आपको नज़र आएगी और इसके बारे में मैं इस समय पर आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ये है मिडिल ईस्ट। इस मिडिल ईस्ट के अंदर एक ये ईरान रहा, एक सऊदी अरेबिया, इधर की तरफ आपको इजराइल मिलेगा और आज के दिन यहाँ पर एक नई उभरती हुई ताकत टर्की है। असलियत में यहाँ पर 4 पावर्स खड़ी हुई हैं, एक तो इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान और टर्की, और यहाँ अगर आप बीच में देखेंगे तो इराक, सीरिया और जॉर्डन, इन तीनों जगहों पर कोई भी पावर नहीं है जो इनको चेक एंड बैलेंस कर सके। ये एरिया शुरू से ऐसा नहीं था, बहुत ही बढ़िया चेक एंड बैलेंसेस यहाँ पर मौजूद थे। ये लोग आपस में लड़ते थे, इनकी आपस में लड़ाइयाँ थी, खूब लड़ते थे, लेकिन चेक एंड बैलेंसेस थे, यानी एक दूसरे को ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करते थे। असलियत में मामला ये है कि यहाँ अब एक जानबूझकर पावर वैक्यूम क्रिएट किया गया और उस पावर वैक्यूम की वजह से अब ये पावर्स, तीनों की तीनों जो पावर्स, बल्कि चारों पावर्स जो हैं वो धीरे धीरे इस एरिया में एंटर कर रही हैं। यहाँ से इजराइल अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से सऊदी अरेबिया, यहाँ से ईरान और यहाँ से टर्की। और आपको पता है, अगर आप सिंपल सा कोई सिद्धांत पढ़ें कि कहीं पर भी लो प्रेशर जोन होगा तो और चारों तरफ हाई प्रेशर जोन होगा, तो हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ हवाएं जो हैं वो मूव करना शुरू करती हैं और जैसे ही ये हवाएं मूव करना शुरू करेंगी, इस लो प्रेशर जोन के अंदर जो है साइक्लोन बनता हुआ नजर आता है। लो प्रेशर जोन में साइक्लोन बनता हुआ नजर आता है। अब यही साइक्लोन जो है, क्योंकि सारी हवाएं जो बाहर से हैं वो अंदर आ रही हैं, ज्योग्राफी का एक प्रोसेस है। यही कारण यहां पर है कि असलियत में अमेरिका ने अपनी गंदी राजनीति के चलते या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स के चलते इस पूरे इलाके में इस तरीके का एक वैक्यूम क्रिएट किया कि आज के दिन ये सारी पावर्स इस एरिया में झगड़ रही हैं और मोस्ट डिस्टर्ब्ड रीजन ऑफ दिस मोस्ट डिस्टर्ब्ड रीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रीजन, सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब्ड क्षेत्र है वो ये आ चुका है। और अब यहाँ पर मामला इस तरीके से है कि सिचुएशंस खतरनाक बनती जा रही हैं। मज़े की बात, अमेरिका यहाँ बिना किसी कारण घुसा और अमेरिका ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी, टिपिकल कैपिटलिस्ट मेंटेलिटी, मतलब उसी मेंटेलिटी की फॉरेन पॉलिसी। अब आप मामला समझिए था क्या। कहानी शुरू होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर से। 1990s का वो दौर था जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। लातविया, लुथानिया वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं, ये यूक्रेन हो गया, पोलैंड हो गया, रोमानिया वगैरह हो गया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान और यहाँ पर जॉर्जिया, अज़रबैजान वगैरह जितने भी हैं, ये सारे। आप इन सभी कंट्रीज को देखेंगे, जहां जहां मैंने डॉट लगाया या कुछ भी लगाई, ये पहले अर्स्टवाइल यूएसएसआर था और इस यूएसएसआर का यूएसए के ब्लॉक से कोल्ड वॉर चल रहा था। अब मामला यहां पर यह है कि इस कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर बहुत सारी अमेरिका ने लड़ाइयां लड़ी, चाहे वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, चाहे वो कोरियन वॉर हो गया, वियतनाम वॉर हो गया, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया, अफगान वॉर हो गया। तो असलियत में लड़ाइयां चलती रही तो अमेरिका के पास एक वेपन इंडस्ट्री है और उस वेपन इंडस्ट्री को ग्राहक मिलते रहे और अमेरिका में ये वेपन इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि एक बार तो बराक ओबामा भी रो पड़े थे संसद में खड़े होकर, जब हथियारों को रेगुलेट करने वाला बिल पास होने वाला था, पास नहीं करवा पाए थे और वो संसद में खड़े होकर बिल्कुल आंखों में आंसू आके उनके शब्द थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब अमेरिका जागेगा और इन कंपनियों के चंगुल से बाहर निकलेगा। ये सच्चाई है। जब बराक ओबामा जैसे राष्ट्रपति इन कंपनियों के सामने कुछ नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये है, ये जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं ये चाहकर जानबूझकर युद्ध करवाती हैं। तो जब तक युद्ध चलते रहे, अफगान वॉर चलता रहा, इनकी दुकानदारी बहुत बढ़िया चलती रही। 1990 से लेकर
अप्रॉक्सीमेट 2001 तक का पूरा इलाका, ये जो पूरा टाइम पीरियड है, लगभग 10 साल तक कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। नो वॉर इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर कोई लड़ाई नहीं हुई, बड़ी लड़ाई नहीं हुई इस दौरान। इंडिया पाकिस्तान का एक कारगिल वॉर देखा जाए, उसके अलावा बहुत ज़्यादा उसको भी यूँ नहीं कहा जाता कि बहुत बड़ी लड़ाई थी। एक लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड पोर्शन के अंदर लड़ी गई एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। उसके अलावा कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है इनका काम नहीं चल रहा। इसीलिए आरोप लगाए जाते हैं, इसीलिए आरोप लगाए जाते हैं कि असलियत में हथियार कंपनियों ने को कोई काम नहीं था। खैर, लड़ाई नहीं हुई और एकदम से जो तालिबानी था, जो तालिबान अमेरिका के नक्शे कदम पर या अमेरिका के कहने के ऊपर बना, जो ओसामा बिन लादेन अमेरिका की नाजायज़ औलाद था या अमेरिका के गंदे इरादों की पैदाइश था, उस ग्रुप से भाई ऑब्वियस सी बात है अमेरिका ने खड़ा किया था। अब सांप अगर तुमने पाला है तो डसेगा भी तुम्हें ही, दुनिया का तो डसेगा ही डसेगा, तुम्हें पहले डसेगा, क्योंकि दुश्मनी भी तुम्हारे साथ होगी। तो तालिबान जिसे आपने खड़ा किया, उसने अमेरिका के ऊपर हमला किया और ये फोटोग्राफ 9/11 की जो है ये जग जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप देखते हैं तो इस 9/11 का जो फोटोग्राफ था, असलियत में जो दुनिया रिवाइवल ऑफ वॉर शुरू हो गया दुनिया के अंदर, इन द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो सीरीज ऑफ वॉर इस दुनिया में इस 9/11 के अटैक के बाद शुरू हो गया और यहां से दनादन अमेरिका जो है वो एक के बाद एक अलग अलग लड़ाइयों में उलझता चला गया और एक लड़ाई खत्म करता फिर दूसरी खत्म करता तो तीसरी खत्म करता तो चौथी। असलियत में इस लड़ाई के बाद अमेरिका ने कहा, इसके ऊपर आरोप क्या थे, इसके ऊपर एलिगेशन ये थे कि अल कायदा जो ग्रुप है उसमें ओसामा बिन लादेन का नाम आया। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका से बदला लेने या अमेरिका को इस्लाम के अगेंस्ट करने के लिए इस पर हमला करवाया और इस वजह से जो है एक एंटी टेररिज्म वॉर शुरू किया गया, एंटी टेररिज्म वॉर शुरू किया गया। हालांकि ये एंटी टेररिज्म वॉर जो है ये इंडिया के फेवर में सिद्ध इसलिए हुआ कि जो इंडिया पिछले 10-15 साल से लगातार ये कह रहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट कर रहा है, वही और अमेरिका जैसे देश कहते थे कि ये टेररिज्म नहीं है, ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, समथिंग एक्स्ट्रा है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, लेकिन ये टेररिस्ट नहीं है। अब अमेरिका ने भी माना कि ये टेररिस्ट हैं और ये चीज़ इंडिया के फेवर में गई, जो अच्छी बात थी, कुछ मायनों में अच्छी थी। लेकिन अगर दुनिया के मायनों में देखें तो असलियत में अमेरिका एक वॉर के अंदर उलझ गया और अलकायदा के जो सबूत मिले वो अफगानिस्तान से मिले और अफगानिस्तान से जब मिले तो इस अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जो है वो वॉर में इन्वॉल्व हो गया और 2000 से जो लड़ाई शुरू हुई वो लगभग 2020 तक आज तक अमेरिका के गले पड़ी हुई है। लेकिन अगर अमेरिका अफगानिस्तान वॉर में सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित रहता तो बात भी थी। असलियत में अमेरिका को पता लगा कि अफगानिस्तान में कितना लड़ लोगे यार, आपको तो एक बड़ा जो ड्रैगन चाहिए और ये रियलिटी है। अमेरिका चाहता था कि उसे तो एक बड़ा ड्रैगन चाहिए लड़ने के लिए और वो बड़ा ड्रैगन अमेरिका को ढूंढना था और वो बड़ा ड्रैगन, सोए हुए ड्रैगन को या बड़े दुश्मन को दोबारा उठाया गया और उसका नाम था, बनाया गया और वो ये कहा गया इराक और सीरिया। सबसे पहले इराक के अंदर था सद्दाम हुसैन। अगर इस सद्दाम हुसैन को देखा जाए, आप लोगों को इसकी फोटो ध्यान रहेगी, ये अफगान वॉर में जाती हुई सेनाएं हैं। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट होते थे, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट होते थे जॉर्ज बुश, ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश होते थे जिन्होंने अफगान वॉर शुरू किया और अमेरिका के लिए आज के दिन जो भी हालात के लिए जिम्मेदार हैं ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही हैं।
इन्होंने ही अफगान वॉर शुरू किया और इन्होंने ही अफगान वॉर के बाद इराक वॉर या फिर जिसे आप कहोगे सेकेंड गल्फ वॉर शुरू किया। और इसी सेकेंड गल्फ वॉर के चलते आज के दिन अमेरिका की ये दुर्गति हो चुकी है। ये आप सद्दाम हुसैन की फोटो देखोगे, इराक के जो प्रेसिडेंट थे ये सद्दाम हुसैन। अगर आप इसको देखते हैं तो असलियत में ये जो सद्दाम हुसैन थे, नो डाउट ये डिक्टेटर थे। ये पूरे तरीके से एक डिक्टेटर हुआ करते थे और खुले तौर पर इराक के ऊपर लगभग 1978 से ये काबिज थे इराक के ऊपर। लेकिन इनकी खास बात ये थी कि क्योंकि ये अपनी कंट्री में पावरफुल थे तो उन्होंने एक पावर बैलेंस इन द रीजन बनाया हुआ था। पावर बैलेंस इन द रीजन, अपने क्षेत्र में पावर बैलेंस बनाया हुआ था। एक तरफ जहां ये ईरान को बैलेंस करते थे तो दूसरी तरफ ये टर्की को बैलेंस करते थे और तीसरी तरफ ये सीरिया को बैलेंस करते थे और चौथी तरफ सऊदी अरेबिया को बैलेंस करते थे और पांचवी तरफ ये इजराइल को बैलेंस करते थे। ये वो बंदा था या ये वो इंसान था जिसने पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इतना जबरदस्त चेक एंड बैलेंस मेंटेन करके रखा हुआ था इराक ने कि एक तरफ वो ईरान को बिल्कुल निपटाए रखता था। ईरान के ऊपर तो इसके 10 साल लड़ाई चली है, बहुत बढ़िया तरीके से ईरान को उसकी औकात में रखा, उसके लेवल पर रखा। दूसरी तरफ इसने टर्की को अपने लेवल पर रखा, तीसरी तरफ इसने सऊदी अरेबिया को पावर के अंदर बढ़ने नहीं दिया, चौथी तरफ इसने इजराइल के ऊपर भी काफी हद तक लगाम लगाए रखी। सोचकर देखिए, अमेरिका बेफालतू में या यूं कहें उनका एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो उनके फेवर में गया, उनका कैलकुलेटेड रिस्क था और उन्होंने इस इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को चैलेंज किया और यहीं से सिचुएशंस बिगड़ने लगी। और अप्रॉक्सीमेट 2008-9 के आसपास अगर आप देखेंगे, जो सद्दाम हुसैन इस तरीके से पूरे के पूरे इराक के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, अगली फोटो आप देख सकते हैं जब ये पकड़ा गया और इसके बाद ये उनको फांसी दी जा रही है। जिस तरीके से जो भी यहां पर है उनको जो फांसी दी गई है, जिस तरीके से भी फोटो वगैरह आप लोगों को यहां दिखा रही है। और ये ब्रिटेन के अंदर इन्हें तो जॉर्ज बुश का पमेलियन कहा गया, इन्हें जॉर्ज बुश का पमेलियन कहा गया कि मतलब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 10 साल के लिए तक ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन असलियत में जब इराक के ऊपर हमला हुआ तो सबसे ज़्यादा साथ देने वाले ये टोनी ब्लेयर थे और इन्होंने अपनी पार्लियामेंट में कहा था कि इराक के ऊपर हम इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बायो वेपन्स होने का खतरा है। अब सवाल ये है, जब ये कहा गया कि इराक के पास बायो वेपन्स हैं तो बायो वेपन्स के लिए इन्होंने पूरे इराक को बर्बाद करके रख दिया। जब पूरा इराक बर्बाद हो गया, सद्दाम हुसैन मारा गया, तो इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी में पता लगा कि इन्होंने जो है अप्रॉक्सीमेट मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ पीपल को तो वैसे मार दिया। ब्रिटेन के ही 3000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, बहुत सारे अमेरिकन्स मारे गए और लगातार सिचुएशंस इस तरीके से थी कि सारे के सारे लोग एक के बाद एक जिस तरीके से इंक्वायरी करते चले गए तो पता लगा कोई बायो वेपन नहीं था, सारी खबर झूठी थी। सिर्फ और सिर्फ दुनिया को वॉर के अंदर धकेलने का एक प्लान था ताकि वॉर इंडस्ट्री को या हथियार बनाने वाली जो वेपन इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़बरदस्त लेवल पर सपोर्ट मिले और वो आगे बढ़े और डोमिनेट, मतलब उनका बिजनेस बढ़े। नतीजा क्या? नतीजा ये, अपना बिजनेस बढ़ाने के नाम पर ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर के डोमिनेंस के अंदर या इनकी मिसगाइडेंस के अंदर आकर युद्ध कर लिया, लड़ाई कर ली। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि आपने इस पूरे इलाके के अंदर से सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया, बैलेंस खत्म कर दिया। रही सही कसर सीरिया के अंदर जो डोमिनेटिंग प्लेयर थे बशर अल असद, उनको भी आपने इतना ज्यादा कमजोर कर दिया कि वो पावर बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए। यही रीजन है कि टर्की, सऊदी अरेबिया, इजराइल और ईरान अब ये
इस इलाके पर डोमिनेशन के लिए अपने आप को पावरफुल बनाने लगे। सऊदी अरेबिया अपने आप में कमज़ोर है और वो किसी भी तरीके से ईरान के सामने बहुत ज़्यादा देर तक टिकता हुआ कभी भी नज़र नहीं आता। ऐसे में इस पावर वैक्यूम का, इस पूरे के पूरे पावर वैक्यूम का अगर सबसे ज़्यादा फायदा उठाया तो वो ईरान ने उठाया। और ईरान ने जैसे ही मतलब ईरान ने किस तरीके से फायदा उठाया, ये देखिए कि आज के दिन ईरान की जो प्रेजेंस है मिलिशिया ग्रुप्स की, ईरान सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप्स की, वो आपको इराक में मिलेगी, वो आपको सीरिया में मिलेगी, वो आपको जॉर्डन में मिलेगी, वो आपको लेबनान में मिलेगी, वो आपको यमन में मिलेगी। कैन यू इमेजिन, इराक और सीरिया के खत्म होने के बाद ईरान इतना ताकतवर हुआ कि इसने डायरेक्ट भले ही लड़ाई ना करी हो, लेकिन इस पावर वैक्यूम में जब ISIS बना तो उस ISIS से लड़ाई के दौरान इसने अपने मिलिशिया ग्रुप्स को डेवलप किया। और ये जो आर्म्ड और मिलिशिया ग्रुप्स हैं, आर्म्ड मिलिशिया ग्रुप्स हैं, ये पूरे इलाके में फैले हुए हैं और ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईरान इनकी ताकत से या इनके दम पर इजराइल को परेशान करता है, जॉर्डन को, लेबनान को, सीरिया इराक के अंदर तो सीरिया और इराक के अंदर तो अमेरिका को चिंता लगी रहती है। यही रीजन है कि ईरान के अगेंस्ट अब अमेरिका को जनरल सुलेमानी जैसे बंदे को मारना पड़ा। जनरल सुलेमानी जो है, जिसने इराक के पावर को मजबूत किया इन सभी इलाकों में, उसके ऊपर ड्रोन अटैक करके मारना पड़ा। और ईरान अब इतना ताकतवर है कि आए दिन बगदाद के ऊपर मिसाइलें छोड़ता है, मिसाइलें दागता है और बिल्कुल ग्रीन जोन के अंदर मिसाइलें दागता है। तो सोचकर देखिए, इस पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट किया अमेरिका ने, उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो ईरान को मिला। और ईरान ने अपनी पोजीशन इतनी मजबूत कर ली कि एक नए लड़ाई का यहां पर एक नया पॉलिटिकल, जिसे कहते हैं कैलकुलेशंस एस्टेब्लिश कर दी, पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो एस्टेब्लिश कर दी। और आज के दिन अमेरिका चाहकर भी इस इलाके पर दोबारा अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। यही कहा जाता है और यही एक कारण है कि एक गलती जो है किस तरीके से बहुत लंबे टाइम तक आपको बर्बाद कर सकती है, वो देखिए। और जब ईरान यहां 10 साल तक लड़ा रहा, जब अमेरिका यहां 10 साल तक फंसा रहा, ईरान ने अमेरिका को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि वो इस इलाके को छोड़ भी नहीं पा रहा था। ईरान ने अमेरिका को इतना मजबूर कर दिया कि इस इलाके को छोड़ नहीं पा रहा था। कहां तो वो लड़ाई 2 साल के लिए शुरू करनी थी, कहां उस लड़ाई में 20 साल से उलझा हुआ है। और जब अमेरिका इस लड़ाई से निकल कर आया तो चाइना जैसा ड्रैगन अमेरिका से निपटने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। अब अमेरिका की डोमिनेंस पूरी दुनिया के अंदर चैलेंज होती हुई नजर आ रही है और चाइना खुल के उसे चैलेंज कर रहा है। और जिस ईरान को खत्म करने के लिए अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा था, चाइना ने उसी को $400 बिलियन देके कहा कि टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं। सिग्नल यही है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूं। और क्योंकि अब चाइना ताकतवर होकर उभर चुका है, अब अमेरिका को उसी के इलाके में चैलेंज करने के लिए यहां कीथ आइलैंड हो गया। और जो दूसरी तरफ, इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो बंदर जस्ट नाम का जो बंदरगाह है वो प्रोवाइड कर रहा है। इधर आपका किश नाम का एक आइलैंड है वो प्रोवाइड कर दिया। जिस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के लिए अमेरिका हमेशा चिंता में लगा रहता है और इसकी सिक्योरिटी की बात कर रहा है, चाइना को लाके इसके गर्दन के ऊपर बिठा दिया। कर लो, क्या करेगा अमेरिका? एक अमेरिका के ढंग से, मतलब अगर फॉरेन पॉलिसी का एनालिसिस किया जाए तो हर जगह प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की है या फिर ये भाग गए हैं। वियतनाम वॉर से इन्होंने भाग के ही अपना पीछा छुड़वाया था। जब चाइना के सामने रिक्वेस्ट कर ली और चाइना ने अपनी सभी बातें मनवा ली, तब जाके वियतनाम वॉर से भाग के अमेरिका को पीछा छुड़वाना पड़ा था। वही सिचुएशंस यहां पर है। ईरान के साथ उलझे हुए, ईरान को जितना ज्यादा ये उलझ रहे हैं, खत्म नहीं कर पाए, अभी तक खत्म नहीं कर पाए। और चाइना जितनी मजबूती से ईरान के साथ आ रहा है, ईरान और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका की एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है।
और जितने अमेरिका के फ्रेंड्स हैं आज के दिन ईरान से डरे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि ईरान ने यूएई की एक वो जो फिशिंग बोट है वो पकड़ ली थी, कुछ कर ही नहीं पाए। डर है। हालांकि अमेरिका अभी भी पैसा कमाएगा, इन सबको डर दिखा के हथियार इकट्ठे करवाएगा, और हथियार बेचने वाली सारी कंपनियां अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की होंगी। गंदी राजनीति है, फॉरेन पॉलिसी बहुत बेकार है उनकी, और फॉरेन पॉलिसी में इंसानों की कोई कीमत नहीं है। जंग का मैदान उनके लिए फायदेमंद है, जितनी जंग होगी उनको फायदा होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मेरे जो फैक्ट्स गलत हैं वो आप लोग लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से बात कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।